नेपाल आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित वेबिनार में मेरे को अपना काम प्रस्तुत करने का मौका दिया। आशा है आप लोग इस संबोधन को सुनकर लाभान्वित होंगे। ये मेरा अपना कार्य है जिसको मैंने अपने पिता श्री स्वर्गीय वैद्य चंद्र प्रकाश जी के अनुभवों से सीखा है। और आज जब मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की, तो नेपाल से मेरा बहुत पुराना संबंध है। आपके यहाँ एक बड़े वरिष्ठ और जिनको कि नेपाल का गांधी भी कहा गया, खडक मान सिंह, मेरे पूज्य नाना जी के मित्र थे और मेरे पिताजी से भी उनका संपर्क था। और मुझे सौभाग्य है कि खडक मान सिंह साहब से मेरा परिचय भी हुआ, मेरे दर्शन भी हुए और उनका थोड़े दिन का सत्संग मुझे प्राप्त हुआ और वो मेरी कार्यशैली को उन्होंने काफ़ी पसंद भी किया था। आज आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, खडक मान सिंह जी ने राणा के साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनको बहुत लंबे समय तक जेल में बंद रखा गया था, इसलिए उनको नेपाल का गांधी कहा गया। दूसरा मेरा नाता है बिहार से, मेरा ननिहाल बिहार है और उसकी जो सीमाएं हैं नेपाल से लगी हुई है। तो नेपाल और बिहार से एक संबंध रहा। मेरे एक मामा थे, उनके दामाद काठमांडू में बसे हुए थे और उनका जड़ी बूटी का काम था। और एक चीज़ और मुझे हमेशा नेपाल के प्रति आकर्षित करती रही कि आयुर्वेद का जो उद्गम है वो हिमालय है और आयुर्वेद की जो रस शास्त्र है उसके उद्गम भगवान शिव से है। और भगवान शिव का जब नाम आता है तो काठमांडू के पशुपतिनाथ जी को कौन नहीं जानता। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे उसी नेपाल के लोगों के साथ नेपाल की भूमि पर, हिमालय की भूमि पर उत्पन्न और रस के आदि भगवान शिव जो कि नेपाल में निवास करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 1982 का दिन है। मैं मुजफ्फरपुर से बाई बस जनकपुरी धाम गया था। वहाँ पर जानकी देवी का मंदिर है और मेरे कुछ परिचित लोग, परिवार के लोग वहाँ रहते हैं। और सितंबर 1982 मैंने पहली बार जो हवाई यात्रा की थी वो जनकपुर के छोटे से हवाई अड्डे से काठमांडू की थी। पहाड़ियों के बीच में छोटा सा जहाज हिचकोले खाता हुआ, वो अभी भी मुझे वही रोमांच देता है जो कि मुझे पूरी दुनिया के चक्कर काटने के बाद नहीं मिला। फिर मैं काठमांडू पहुंचा और काठमांडू में उस जड़ी बूटी की जो उनकी दुकान थी वहाँ पर छोटे छोटे सैंपल थे। तो मैं कौतूहलवश जगह जगह जाता था और सैंपल इकट्ठे करता था। तो वहाँ से कुछ मैं सैंपल लेके आया। उसमें एक सैंपल निर्विषी का भी था, जद्वार का। मैं जब घर आया पिताजी को दिखाया तो पिताजी बोले इससे तो मैं ब्लड कैंसर ठीक करूँगा। मैं थोड़ा चकित हुआ, बोले तो दुर्लभ बूटी है जो तुम काठमांडू से लेके आए हो। खैर उन्होंने जद्वार को लिया, जवाहर मोरे को लिया और उनके पास चांदी की पसम बनी हुई थी जो वो पारद के साथ बनाते थे। उन्होंने तीनों को मिलाया, पहली बार बनाई थी। और उसके बाद आया दिसंबर 82 का महीना। एक बच्चा था 10 साल का जिसको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में और फिर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में 10 साल के बच्चे को एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया डायग्नोज हुआ था। उस समय कोई कीमोथेरेपी नहीं थी, कोई भी इसका इलाज नहीं था, केवल खून चढ़ा के चंद हफ्तों उसको जिंदा रखा जाता था। इसमें ब्लीडिंग बहुत होती है। तो उस अवस्था में जब उसके WBC 800 थे, प्लेटलेट 5000 थे और ब्लीडिंग रुकी नहीं रही थी किसी भी तरीके से, उस हालत में ये जो काठमांडू से मैं बूटी लाया था उसके और चांदी के साथ जो दवा थी, मेरे पिताजी ने उस बच्चे को मुंह में डाली
और अद्भुत नज़ारा था कि 15 मिनट में उसका खून बहना बंद हो गया, उसकी खून की बोतलें उतार दी गई और वो बच्चा दिसंबर 1982 और आज है अप्रैल 2020। आज वो बच्चा जिंदा है। दुनिया का सबसे लंबा एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया का बगैर किसी एंटी कैंसर थेरेपी, जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, उसके बगैर वो ठीक हुआ। तो मैं नतमस्तक हूँ उस नेपाल भूमि का, उस जड़ी बूटी का जो कि नेपाल की भूमि में पैदा हुई और उसके साथ ही एक ब्लड कैंसर की दिशा में एक कदम उठा। उसके बाद तो बहुत लंबी कहानी है। सरकार के साथ मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट कामयाब होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं एक और बीमारी है जिसका नाम है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस मतलब पैनक्रियास की सूजन, ये एक असाध्य बीमारी है। परंतु रस शास्त्र, भारत का शास्त्र, शिव जी का शास्त्र, उस शास्त्र के बारे में मैं जो अपना अनुभव है आप लोगों से एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। आपकी कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो कृपया आप मैसेज भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि प्रस्तुतिकरण के बाद एक एक करके मैं उसका जवाब दे सकूंगा। आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पैनक्रेटाइटिस। और जब हम पैनक्रेटाइटिस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पैनक्रेटाइटिस क्या है। तो जैसा कि शब्द है पैनक्रेटाइटिस, दो शब्द हैं, पैनक्रियास एंड टाइटिस। पैनक्रियास की टाइटिस मीन्स पैनक्रियास में सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियास, एक सूजन है। तो सूजन तो बहुत होती है, इसमें क्या खासियत है तो मैं इसके बारे में कल बार आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। पैनक्रेटाइटिस की जब सूजन आती है तो पैनक्रियास के अंदर बनने वाले एंजाइम अंदर ही रह जाते हैं और अंदर रह के वो टिश्यूज को डैमेज करने लगते हैं। तो एक तरह से रक्षा की भक्षक हो जाता है। और ये दो तरह की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। जब पैनक्रेटाइटिस का एक्यूट एंड क्रॉनिक है तो इसमें भी थोड़ी सी भ्रामक स्थिति है। एक मरीज को 10 साल तक एक्यूट रह सकता है पेशेंट अटैक 50 साल तक, और किसी को क्रॉनिक पहले दिन से हो सकता है। तो अंतर क्या है कि जब इनकी इमेजेस में जो MRCP है, अल्ट्रासाउंड है, EUS है, अगर उसमें कोई चेंजेस आए उसको क्रॉनिक कहा जाता है। तो कोई मरीज पहले दिन से क्रॉनिक हो सकता है और कोई मरीज कई सालों के बाद भी एक्यूट हो सकता है। नेक्स्ट, ये बीमारी सबसे पहले 16वीं शताब्दी में एक डच के एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको खोजा था। ये पाश्चात्य जगत में इसका सबसे पहले जिक्र हुआ है। जैसे कोरोना वायरस भी हिंदुस्तान के बाहर से डायग्नोज हुआ, हिंदुस्तान के बाद में आया है। उसी तरह पैनक्रेटाइटिस भी हिंदुस्तान में बाद में है। और इसके बारे में जो कि विदेशी आंकड़े हैं उसके लिए कारण बहुत सारे हैं और इन कारणों को संक्षेप में टिगारो बोला है, टी फॉर टॉक्सिन्स, कि कई तरह के टॉक्सिन जिसमें अल्कोहल का सेवन सबसे ज़्यादा बताया गया है और कुछ तरह की केमिकल्स हैं। इसके बाद है आई फॉर इडियोपैथिक, जिसका कोई भी कारण नहीं है, जी फॉर जेनेटिक एंड ए फॉर ऑटोइम्यून डिजीज भी है। ये कुछ लोगों में ऑटोइम्यून है। और आर रिकरेंट एक्यूट पैनक्रेटाइटिस से भी ये बीमारी हो सकती है। और वो है ऑब्स्ट्रक्शन, गॉल ब्लैडर के ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से ये बीमारी जानी जाती है। और इसमें होता क्या है, अचानक पेट के इस हिस्से में, ऊपरी हिस्से में, एपिगेस्ट्रियम में बेहता दर्द होता है। और वो दर्द अगर मास स्कोर बोलेंगे पेन के लिए, विजुअल एनाटॉमी के, वो 10 के आसपास पहुंचता है। मतलब मरीज बेहोशी की हालत में होता है, बेहता दर्द, और वो कई बार पीछे जाता है बैक में और लेफ्ट कमर की तरफ, और उसके साथ जी मिटलाना, उल्टी होना, ये लक्षण होते हैं। और कई बार ये साइलेंट होता है, उसमें अचानक वजन कम होता जाएगा और फैट
फैट बॉडी से स्टूल में निकलता जाएगा। ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। और किसी किसी मरीजों में शुगर का जो लेवल है वो इतना अनियंत्रित होता है कि किसी भी दवाइयों से काबू नहीं आता है। अनकंट्रोल ब्लड शुगर वो भी इसके डायग्नोस का एक कारण होता है। अब सवाल आता है कि इसका डायग्नोस कौन करेगा? पेट में दर्द किसको नहीं होता? किसी को भी हो सकता है। तो हर पेट का दर्द पैनक्रेटाइटिस का दर्द नहीं है। एक जो इसका लक्षण है कि अगर अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा है और लगातार 2 दिन तक बना हुआ है, दवाइयों से काबू ही नहीं आ रहा है, तो उसको एक सस्पेक्ट कर सकते हैं। परंतु इसका जो मेन डायग्नोज है इसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट मतलब पेट रोग विशेषज्ञ को करना चाहिए। और उस पेट रोग विशेषज्ञ को केवल पैनक्रेटाइटिस के अलावा बाकी पेट की बीमारियों का भी पता होना चाहिए। और इसके लिए केवल क्लिनिकल नहीं, पैथोलॉजिकल, जिसमें एलिवेटेड अमाइलेज और लाइपेज, और अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, MRCP, इन सब की मदद से इसका डायग्नोज होता है। और ERCP एक इन्वेजिव टेस्ट है। तो आज की तारीख में जो इसका प्रमाणिक है, सबसे प्रमाणिक टेस्ट है, वो MRCP है। अब इसका डायग्नोज भी हो गया, इलाज क्या है? जब किसी को दर्द होता है, बेहतर दर्द होता है, तो ऐसी हालत में उल्टियाँ लगी होती हैं, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है आराम। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, उसी तरह इसका भी लॉकडाउन है। मरीज को एक बिस्तर पे लिटा दिया जाता है, उसके मुंह से पानी भी बंद नहीं दिया जाता है। टोटल लॉकडाउन, नो पानी, नो फूड, और उसके साथ IV पेन किलर, एंटीबायोटिक, विटामिन, एंजाइम्स, इनके द्वारा 4-5 दिन होते मरीज की पैनक्रियास का दर्द सेटल होने लगता है। और ये एक इमरजेंसी अटैक का मैनेजमेंट है। उसके बाद फिर इसमें प्रोटीन और फैट बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो ये इसके साथ होता है। और लाइफ लॉन्ग के लिए एंजाइम्स इसमें दिए जाते हैं कि जब तक आप जिंदा हो। पैनक्रियालाइपेज है जो कि पैनक्रियास के एंजाइम्स हैं, इनको बाहर से दिया जाता है। अब इस स्लाइड के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि ये सूजन है, इसमें स्पेशल क्या है? हेपेटाइटिस भी है, कोलाइटिस भी है। व्हाट्स द डिफरेंस इन पैनक्रेटाइटिस? तो पैनक्रेटाइटिस की जो बीमारी है, ये एक ऐसी इन्फ्लेमेशन है जो रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, क्या है? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो तो दूसरे को कर रही है। पर यहाँ पर पैनक्रेटाइटिस जिस आदमी को हो गई है, उसका पीछे छोड़ती नहीं। वो उसमें प्रोग्नोसिस लगातार है कि हर साल दर साल इलाज करने के बावजूद ये बीमारी बढ़ती जाती है और कई बार ये फैटल हो जाती है, मृत्युदायक। और इसके लिए 40% लोगों में पैनक्रियास कैंसर हो जाता है। और स्पेशली जो एल्डरली पीपल हैं, जो कि 40 साल से बड़े हैं, उसमें पैनक्रियास कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और 90% को ऐसी डायबिटीज हो जाती है जो कि किसी रूप से काबू नहीं आती। अब आखिरी लाइन में मैं जो डेटा दिखा रहा हूँ इसके द्वारा डेथ के बारे में कि 5 साल में 17% लोग मृत्यु को प्राप्त होता है 5 साल के अंदर। ये डेटा कहाँ का है? ये डेटा है दुनिया की सबसे तकनीकी समृद्ध देश अमेरिका का, जो बता रहा है कि 20 साल में करीब 55% लोग इस बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये बीमारी आज हिंदुस्तान में भी है, नेपाल में भी है। हिंदुस्तान नेपाल की आबो हवा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, धर्म करीब एक ही। तो इसमें कोई डेटा हमारे पास नहीं है। हाँ, एक डेटा है जो नीचे की स्लाइड में है कि साउथ इंडिया में इस बीमारी के बारे में बताया गया है कि ये सबसे ज़्यादा होती है दुनिया में, जहाँ दुनिया में 1 लाख में 1 से 27 लोगों को है। हिंदुस्तान के दक्षिणवर्ती राज्यों में इसके इंसिडेंसेस की संख्या 1 लाख में 114 से 200 लोगों को बताई गई। और इसके बाद एक पेपर है डॉक्टर प्रभात सावंत का बॉम्बे से। उन्होंने एक बड़ी वो अच्छी जानकारी दी है कि हमारे देश में, भारत देश में होने वाले जो पैनक्रेटाइटिस के मरीज हैं, इनमें अल्कोहल की लेने की, सेवन करने की हिस्ट्री बहुत कम मिलती है। तो उन्होंने इसका नाम ट्रॉपिकल क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस बोला है।
और उनके शोध के हिसाब से ये बीमारी 24 साल के आसपास सबसे ज़्यादा होती है और ये उन लोगों में होती है जिनके अंदर प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन है और मिनरल डेफिशिएंसी है। अब मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि हमारा जो अपना अनुभव है वो डॉक्टर प्रभात सावंत के शोध से काफ़ी मिलता जुलता है। इसी में एक अध्ययन हमने किया जिसमें हमने देखा डेमोग्राफी का, जो हमने छापा है अमेरिका में, और वो शोध पत्र है कि इसकी डेमोग्राफी दिखाई है जिसमें हमने बताया कि नॉर्थ इंडिया में भी ये बीमारी बहुत होती है। मैं आगे के आंकड़ों में ये बताऊंगा। अब बात आएगी कि बीमारी का आविष्कार कैसे हुआ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ब्लड कैंसर की दवा का जो खोज हुई, एक इत्तेफाकन था कि मैं जनकपुरी से काठमांडू जाता हूँ और काठमांडू से जजवार को लाता हूँ। चांदी की फसल भी थी, जवाहर घोड़ा भी थी, जजवार भी थी, तीनों अलग अलग कोई काम नहीं करते, पर जब तीनों को मिला के दवा बनी तो ब्लड कैंसर का इलाज हो गया। तो ये 1982 की बात है और इस पैनक्रियाटाइटिस का इलाज मेरे पिताजी के हाथों से 1972 के आसपास हुआ। वो 70 के दशक में उनको नई नई दवाइयाँ बनाने का शौक था, तो उन्होंने एक तांबे को लिया, तांबा जहाँ शिव जी हमारे ताम्र धातु है, पारे को लिया, पारा शिव भी लिया, गंधक को लिया, वो पार्वती का रज है, और उन्होंने इन तीनों का एक समास बनाया। तांबे को विष है, शिव जी के गले में सांप है, पर वो शिव जी हैं जो सांप के विष को सहन कर पाते हैं, हराने को सहन कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तांबे के विष को पारद दूर करेगा और पारद के जो दोष हैं उसको गंधक माँ पार्वती चाट जाएगी। तो उस तरह से उन्होंने इसका अग्नि पर संस्कार करना शुरू किया और गंधक जारण करके, जो रसतमनिकार में लिखा है कि पारद में जितनी गंधक जारण की जाती है उतना रोग नाशक शक्ति होती है। तो इस औषधि को बनाने में पिताश्री ने तांबे के साथ पारे को मिला के तांबे को शुद्ध किया, पारे को 9 महीने तक प्रोसेस किया, पहले इंगूर से निकाला, फिर 7 बार तांबे से निकाला और फिर 7 बार विषों को स्थापित किया, फिर वीर भोटी को स्थापित किया। इन सबको मिला के जब उन्होंने बार बार गंधक जारण की तो ये दवा बन रही थी, पर क्यों बन रही थी ये उनको नहीं मालूम था। पर इत्तेफाकन एक मरीज उनके पास उसी समय में लाया गया जो कि मरणासन था, कैंसर पैनक्रियाज का। पीजीआई चंडीगढ़ में उसको खोल के बंद कर दिया गया था कि अब जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। एक इत्तेफाक के तहत वो मेरे पिताजी के पास आता है, वो दवा उसको मिलती है और वो जिंदा हो जाता है और वो 38 साल तक जिंदा रहता है। खैर ये एक कहानी वहाँ से बनी, इसका नाम अमर रखा गया क्योंकि ये मुर्दों को जिंदा कर रही थी। खैर उसके बाद ये दवा बनती गई और कई बार नहीं भी बनी क्योंकि मेरे पिताजी के पास सीमित साधन थे, मानक नहीं थे। एक दवा को बार बार नहीं बना पाते थे क्योंकि इसको बनने में 3 साल लगते हैं। खैर मैंने उनके साथ, इन्हीं के साथ मैं बड़ा हुआ। हाई स्कूल में था जब मैंने पहली बार देखा था, फिर इंटर किया, फिर पीएचडी की और फिर दिल ने कहा कि नहीं, इसके पीछे कोई ज्ञान है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। तो एक खोजी परख जिज्ञासु मस्तिष्क से मैं आयुर्वेद में आया और पिताजी के साथ, और पिताजी के बाद मैंने जब ये दवाइयाँ बनाई और बार बार बनने लगी, इनका संशोधन किया, थोड़ा सा विज्ञान का सहारा लिया और जब मैंने देखा कि बार बार मैं उन दवाइयों को बनाने में कामयाब हूँ तो वर्ष 1977 जनवरी से मैंने अपने आंकड़ों को लिपिबद्ध करना शुरू किया क्योंकि मैं देख रहा था कि कैंसर पैनक्रियाज पर तो हर कोई नहीं ठीक हो रहा था, पर पैनक्रियाटाइटिस पर यह दवा निरापद रूप से हर एक को ठीक कर रही थी जिनका मॉडर्न मेडिसिन में डायग्नोज हुआ था। तो मैं आपको 97 से लेके अभी तक के जो केस है उनके बारे में कहेंगे और इस मॉडल को हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा, फॉलोइंग गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब ये एक डेटा है जिसमें आप देखेंगे कि जो साउथ इंडिया की कहानी है वो अलग चली गई। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा हैं। कुछ लोगों ने बोला कि आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तर प्रदेश पास में है तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग हैं। पर आप देख सकते हैं कि दूसरा जो इसमें नंबर है वो महाराष्ट्र का है, दिल्ली का है। और जब हम ओवरसीज बात कर रहे हैं, ओवरसीज जो 36 मरीज हैं इसमें नेपाल के भी
8 मरीज हैं, नेपाल के 10 मरीज हैं। और ये जो 10 मरीज हैं ये सभी पुरुष हैं और इसमें जो इनकी उम्र है 24 साल से लेकर 49 ईयर्स तक की इनकी उम्र है। इसमें 2 लोग काठमांडू से हैं, 2 लोग रुद्रादेही से हैं और एक कैलाली जगह है वहां से हैं, एक बदरापुर से हैं, एक बरारा हुआ है जगह, मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, और एक है कंचनपुर से है। तो नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से ये 10 मरीज हमारे पास आए हैं और 2 जी तो ये मरीज हैं जो यहाँ पर आए हैं। और एक खासियत देखने को मिली नेपाल से आने वाले मरीजों में कि इनमें दर्द की शिकायत कम थी, इनमें दर्द नहीं थे, इनके वजन कम हो रहे थे, इनके फैट में स्टूल आ रहा था। तो नेपाल में होने वाला पेनक्लेटाइटिस हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में वाले पेनक्लेटाइटिस से थोड़ा सा फर्क है। और एक चीज़ और देखी कि इन सबके ट्यूमर मार्कर भी बड़े हुए थे, कैंसर मार्कर, तो इनका एग्रेसिव है। जो पहला पेशेंट हमको पता चला कि वो एसिम्प्टोमेटिक पेनक्लेटाइटिस है, वो नेपाल का ही था। तो क्योंकि अमूमन लोगों को पेट में दर्द होते हैं फिर अटैक होते हैं, पर नेपाल में जो पेनक्लेटाइटिस है वो साइलेंट है। तो इसका मुख्य लक्षण है वजन कम होना, और वजन कम होने के पीछे जब देखते हैं तो फैट में स्टूल में फैट आने लगता है, या इंसिडेंटल अल्ट्रासाउंड कराया कुछ कराया तो पता चलता है कि ये बीमारी है। नेक्स्ट, अब इसमें आप देखिए, आप आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, आयुर्वेद के विद्वान हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 19 से 45 साल की उम्र में, क्योंकि यहाँ पर पेट में दर्द है, उल्टी है, तो ब्रॉडली हम इसको पित्त दोष में डालेंगे, तो ये जीवन के मध्य आयु में ये सबसे ज़्यादा है। और परंतु एक अच्छा नंबर हमारे पास अब इकट्ठा हो गया है 11 साल से कम के बच्चों का। तो जो 11 साल से कम के बच्चे हैं वो 37 है हमारे पास, और 45 साल से ऊपर वाले 85 लोग हो चुके हैं। और ये जो बच्चे हैं इनके अंदर एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मेरे को देखने को मिली है कि जितने भी बच्चे हैं ये गर्भकाल में इनकी माओ को मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया था। मॉडरेट भी इनका हीमोग्लोबिन 10 से कम था गर्भकाल में। तो क्योंकि हमारी पूरी दुनिया खनिज तत्वों पर आधारित है, खनिज तत्वों की कमी पर आधारित है, तो शरीर में जब एनीमिया होता है तो केवल लौह धातु नहीं बाकी धातुओं की भी कमी होती है। परंतु नेपाल से आने वाले जो अभी तक मरीज हैं उनमें बच्चा कोई नहीं है, सभी युवक हैं या थोड़ी प्रौढ़ावस्था प्राप्त मनुष्य है। ये जो आंकड़ा है ये काफी मिलता जुलता है दुनिया के उन आंकड़ों से जिसमें ये बीमारी पुरुषों में ज्यादा होती है महिलाओं के सापेक्ष। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये डायग्नोज हमने किसी का नहीं किया है, ये सब मरीज थे जो देश के मूर्धन्य बड़े हॉस्पिटल्स में, जिसमें सबसे ज्यादा पेशेंट वो हैं जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद में डायग्नोज हुए थे, जब उनका इलाज वहाँ हुआ था। फिर दिल्ली में वेदांता हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है। तो बड़े बड़े अस्पतालों में ये जो टेस्ट हमने लिखे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ERCP, MRCP, इनके द्वारा इनका डायग्नोस्टिक हुआ था। हिस्ट्री, कोई जितने भी मरीज हैं इनकी हिस्ट्री हमने ली है तो देखने को मिला है कि 1 साल से लेकर 15 साल तक हिस्ट्री है। पर एक इसमें देखने की बात यह है कि जैसे जैसे ईयर बढ़े नंबर ऑफ पेशेंट कम हो गए, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान में करीब 85% लोग 10 साल तक ही जी पाते हैं, उसके बाद इसकी कैजुअलिटी शायद बढ़ जाती है, परंतु कोई आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं इसके बाद में प्रमाणित तौर पर नहीं कह पाऊंगा। परंतु ये जो डेटा है 945 मरीजों का, ये इंगित कर रहा है एक चीज के ऊपर कि इसकी भयावहता भी अच्छी खासी है।
ये डेटा है जो बहुत ही रोचक है। दुनिया कहती है कि शराब पीने से होती है, जेनेटिक होती है, तो आप देखेंगे कि 945 में से कुल 5% ही लोग ऐसे हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री थी, जेनेटिक थी, बाकी को नहीं थी। इसी तरह तंबाकू लेने वाले और नहीं लेने वालों में ज़्यादा है, और शराब पीने वालों में और नहीं पीने वालों में, नॉन एल्कोहलिक में ज़्यादा है। वेजिटेरियन और नॉन वेज में तो लगता है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा है, नेक टू नेक कंपटीशन है। तो ये एक आंकड़ा है जिसको हम अमेरिका में 2 साल पहले अपने पोस्टर के तौर पर पेश कर चुके हैं, और अपने डेमोग्राफी ऑफ पैंक्रियाटाइटिस पेशेंट इंडियन कंटेक्स्ट में, नेपाल कंटेक्स्ट में इसको हमने बताया है। अब आयुर्वेदिक इलाज क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कि दवा बनती कैसे है। ये 1 साल का इलाज है जिसमें मुख्य औषधि है अमल, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया, आगे भी बताएंगे। ये 3 से 4 mg पर kg बॉडी वेट, ये 3 से 4 mg कहाँ से आया ये भी मैं आपको संबोधन में मैं बताऊंगा। और इसके साथ कुछ दवाइयाँ हैं जो कि शास्त्रीय हैं। इसमें प्रेक्टोटी भी शास्त्रीय है, परंतु ये मॉडिफाइड और स्टैंडर्डाइज प्रोनामा है, जिसको अपने मानकों के आधार पर किया है। ये समय समय पर ये दवाइयाँ मेन दवाई के साथ दी जाती है, क्योंकि अमूमन या तो गॉल ब्लैडर में सूजन है, या लिवर में सूजन है, कोलन में सूजन है, तो ये सब चीज़ें आपस में मिली जुली हैं। इलियम में सूजन है तो ये आपस में, ड्यूडेनम में सूजन है, ऐसी चीज़ें हैं, गैस्ट्राइटिस है, तो जिस चीज़ की भी जब जरूरत होती है उसको इसके साथ। जब हम आयुर्वेद की चिकित्सा करेंगे तो आयुर्वेद का चिकित्सा सूत्र है आहार, विहार और औषध। तो यहाँ पर आहार दिया जाता है डायबिटिक फूड, 3 मील 3 स्नैक्स, जिसको हम 1600 से 2200 कैलोरी तक पर डे उनकी भूख के हिसाब से या अग्नि के हिसाब से, पाचन शक्ति के हिसाब से उनको देते हैं। और जैसे लिखा है आयुर्वेद में पैंक्रियाज नाम का या पैंक्रियाटाइटिस नाम की कोई बीमारी नहीं लिखी है, उधर रोगों में इसका वर्णन है। परंतु क्योंकि यकृत और पीढ़िया के बीच में पड़ने वाला रोग है, तो हमने इसमें देखा कौशाल्य मिश्रण का आहार के साथ ये विहार, इसका भी बहुत के साथ देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की जो औषधि है वहाँ पर आहार है, विहार है और औषधि है। अब ये हमारा डेटा है। ओवरऑल क्या है कि 945 लोगों में से हमारे पास अभी तक 16 लोगों की मृत्यु हुई है। पर अगर हम 945 में 16 देखेंगे तो 2% से भी कम हमारी मृत्यु दर है। और इसमें हार्ट अटैक भी है, ऐसे भी मरीज हैं जिन्होंने कुछ 5 दिन की दवा खाई, वो ग्रेड 3 इन्फ्लेमेशन की एडिमा के साथ हमारे पास आए थे, परंतु फिर भी हमारी मृत्यु दर 2% से कम है। इसमें से 6 मरीज ऐसे हैं, करीब 0.5%, 0.75%, जिन्होंने बताया कि हमको दवा देने के बाद भी बीमारी का प्रोग्रेशन हुआ है या रिलैप्स हुआ है। 461 मरीज, मोर देन 50% पेशेंट इसका कंप्लीट इलाज कर चुके हैं, और इसमें इसका आंकड़ा मैं बाद में दिखाऊंगा। एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है कि 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दवा ली तो पर कभी खाई नहीं। भय है लोगों में, शंका है कि आयुर्वेदिक की बस में है, पारा है, नुकसान तो नहीं करेगी, और उनका दर्द बाती हुआ है। आयुर्वेद में अनफॉर्चुनेटली अनुसंधान के बारे में बोला तो गया, परंतु प्रयास नहीं हुआ जिससे जनमानस इससे भ्रमित देता है। परंतु आज की तारीख में जब हम खड़े हैं, अब हमारे पास जो भी आता है वो दवा जरूर खाता है। तो शुरू के आंकड़े 5 मरीज हैं जो लॉस्ट टू फॉलोअप है, और 129 लोग हैं जिन्होंने इलाज छोड़ दिया बीच में, और 305 लोग अभी इलाज में। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इलाज पूरा कर लिया है। तो 470 लोगों ने पिछले 23 साल में इन दवाइयों को खाया और अपना 1 साल का इलाज पूरा किया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उनका वेट लॉस की जो हिस्ट्री थी वो कम हो गई है, वेट गेन बढ़ना शुरू हो गया है, और नंबर ऑफ अटैक जो 1747 थे आयुर्वेदिक दवा से पहले, 1 साल पहले इन लोगों में 1747 हुए थे, और 1 साल के बाद वो अटैक 100 रह गए, कम हो गए। परंतु
उसमें इतनी तीव्रता नहीं कि उनको एडमिशन कराना पड़े। कुल 36 लोगों को ही इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा, जो कि पहले 1083 था। प्रोग्रेशन कितना है इनका? प्रोग्रेशन के लिए हमने देखा कि ये थोड़ा बाद में हम समय के साथ चीज़ें देखते रहे, तो 257 पेशेंट हैं जिनका पहले और बाद में टेस्ट लगातार होते रहते हैं, पहले साल भी, दूसरे साल भी, बाद में भी। तो इसमें किसी भी मरीज में प्रोग्रेशन नहीं मिला। हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई से जो नेचुरल हिस्ट्री है पैनक्रेटाइटिस की, प्रोग्रेशन की, वो अरेस्ट हो जाती है और मरीजों की जिंदगी में जो भय रहता है अचानक दर्द होने का, अचानक हॉस्पिटल जाने का, वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, आयुर्वेद में औषधि की एक परिभाषा है कि आराम से खाने की हो, बीमारी को ठीक कर सकती हो, दूसरा कोई रोग पैदा नहीं करे और रोग की पुनरावृत्ति न हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिन मरीजों ने 1 साल का इलाज पूरा किया, उसमें जिनके 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, 15 से 20 साल वाले हैं, 10 से 15 साल वाले हैं, इन 470 में से 9 मरीजों में रोग की पुनरावृत्ति है और 5 लोगों की डेथ है। तो 0.5% लोगों की 1 साल के इलाज के बाद मृत्यु हुई है और करीब करीब इतना ही इनका जो है हिस्सा 1% के करीब डेथ हुई है और 1% रिलैप्स है, जो कि उन्होंने उसके बाद दूसरा इलाज किया। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए कि 30 साल के बाद जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हाईली सिग्निफिकेंट है और हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद की रसशास्त्र पर आधारित जो चिकित्सा है वो कंप्लीट और सस्टेनेबली इसमें लाती है और इसमें किसी तरह की ग्रेड 2 टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिलती है। अब थोड़ी सी साइंस की बात करी जाए, थोड़ा सा और आगे की बात करी जाए, इलाज तो कर ही रहे। तो एक CA19.9 है मार्कर, जिसको कि कैंसर मार्कर कहा जाता है। जो आजकल लिटरेचर है उसमें पता चला है कि जब ये बढ़ता है तो बीमारी बढ़ रही होती है और अगर ये 300 से ज़्यादा है तो उसको कैंसर कह दिया जाता है। और हमारे पास जो केसेस आए हैं 38 से, जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है, उस नॉर्मल वैल्यू में हमारे पास 37 है। 38 से 299 में 47 केसेस हैं। जिनको कैंसर कह दिया गया 300 से 1000 वो 7 है और 1000 से ऊपर 1। नेक्स्ट, तो 10 दिन के बाद हमने देखा 18 मरीजों में कि इन सब के CA19.9 कम होने शुरू हो गए। 20 दिन के बाद भी देखा कि करीब करीब 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी के CA19.9 कम हो रहे हैं। ये 38 से 299 में, ये 40 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, 120 दिन के बाद और 200 दिन के बाद भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, कम है। नेक्स्ट, और ये है 300 दिन के बाद, 400 दिन के बाद, और आप देखेंगे 1 मिनट का 600 दिन के बाद। तो ये CA19.9 एक ऐसा मार्कर है जो एलोपैथी में अपने आप कम नहीं होता है। इसके लिए कीमोथेरेपी ही देनी पड़ती है, पर कम होकर वो फिर से बढ़ जाते हैं। ये 300 से ऊपर है, जिनको एलोपैथी में कहा जाता है कि 300 से ऊपर अगर है तो उनको कैंसर हो गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 10 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 200 दिन के बाद, 600 दिन के बाद इनकी जो रीडिंग आ रही है वो नॉर्मल सी की तरफ आ रही है। नेक्स्ट, और ये एक पेशेंट है जो कि 100 दिन पूरे कर चुके हैं इसके साथ, और इसमें आप देख सकते हैं कि शुरू में 1200 था, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हेतु पर काम करती हैं, डायरेक्ट कीमोथेरेपी की तरह सेल को नहीं मारती हैं। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में इसके मार्कर ऊपर गए और फिर एक समय के बाद जब धातु परिपोषण क्रम इसका हो गया कि शरीर में 40 दिन के अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ, उसके बाद इसका ट्यूमर मार्कर धीरे धीरे कम आने लगा। ये बहुत ही खूबसूरत है कि 1200 से ये 4293 गया और 4293 से आज दुनिया में पैनक्रेटाइटिस के मरीजों में 4000 लेवल के बाद 293 आने का संभवतः ये अभी तक का पहला ही उल्लेख होगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये कैसे आया
परंतु ये रस शास्त्र पर आधारित है। रस माने पारद, पारद माने शिव, शिव की ये विद्या है। और पारद इसके साथ इसमें, परंतु पारा एक विषय, तांबा भी विषय, एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये रस शास्त्र भारत की शान है। बुद्ध पीरियड में जब भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, उस समय में इसका है। नेपाल भी गौतम बुद्ध का देश है, नेपाल में भी इसकी बहुत रस शास्त्र की प्रैक्टिस रही है। बड़े बड़े रस शास्त्री वैद्य वहाँ होते थे, मेरे पिताजी बताते थे, उनके कुछ मित्र भी थे वहाँ पर। परंतु ये अब विद्या करीब मिथप्राय है। और बहुत बड़ा कारण रहा कि इसको करने वाले साधक कम थे। ऐसा नहीं थे कि सिखाने वाले नहीं थे, सीखने वाले कम थे, वो तब भी कम थे और आज भी कम है। और जब हम बात करेंगे इसमें कि इस शास्त्र में किसी बीमारी विशेष के बारे में नहीं लिखा है, परंतु उसमें लिखा है कि इसकी जो औषधियाँ हैं, अगर भली बात युक्ति पूर्वक इस्तेमाल की जाए, युक्ति प्रमाण के साथ, तो ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। इसी तरह पैंक्रियाटाइटिस का भी आयुर्वेद की किताबों में डायरेक्टली कोई उल्लेख नहीं है, परंतु रस शास्त्र पर जो आधारित ज्ञान है वो अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत सारी असाध्य बीमारी को ठीक कर सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इसी से ब्लड कैंसर ठीक होता है, इसी से ये असाध्य रोग जिसको दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है उसको भी ठीक करती है। अब देखिए इसमें ये पारद है, फिर तांबा है, इधर गंधक है, और ये दो बूटियां हैं, इसको देवदाली बोलते हैं। और ये अपराजिता है, तो नींबू के रस को देवदाली अपराजिता से भावित करके कहते हैं नेक्स्ट। और सबसे पहले पारद है। अब देखिए उधर जो मेरा एक हंडिया दिख रही है, चूल्हा दिख रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो पशुपति नाथ जी के शिवलिंग है। नीचे से अग्नि लग रही है, थाल बना हुआ है, अंदर पारा है, और पारे की जो भाप ऊपर जा रही है वो ठंडा हो रही है। और इसकी प्रेरणा मुझे 87 में एक शिव मंदिर है कुमाऊं क्षेत्र में, बैद्यनाथ धाम में, क्योंकि मैं बार बार इसका उत्थापन करना चाहता था, समझ में नहीं आता था, तो ईश्वरीय प्रेरणा है मैंने इस यंत्र का निर्माण किया, जिसको मैं शिवलिंग रूपी ऊर्ध्वपातन यंत्र कहता हूँ। इसके लगाने के बाद हम करीब 7 और 7 14 और एक 15 बार ऊर्ध्वपातन करते हैं। और हमारे पाले में ज़्यादा देवी सुविधा नहीं होती है, हमें उतना काउंटर मिलता है, तो वहाँ पर हम लगातार ऊर्ध्वपातन करते हैं। और यही हमारी शिव की पूजा है। जब इस पर पानी डालते हैं तो शिव भगवान की कृपा है कि आज इतने सारे मृत पाए लोगों को हम जिंदगी देने में शिव की कृपा से सफल हो पाते हैं। जहाँ शिव है वहाँ भी शहबान धतूरा है, वहाँ आखा है, वहाँ कलियारी है, वहाँ केचुली है, अफीम है, ये सब शिवप्रिय है। इसमें बार बार पारे को घोट के उड़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पारा है इसको जब निकाला जाता है तो इस तरह का पारा होता है। संस्कार ही नाम गुणांता था, हमारे शास्त्रों में लिखा है संस्कार करने से गुणों में परिवर्तन आता है, रूप में नहीं आता। जैसे आप लोग BMS कर रहे हैं, BMS करने के बाद आपकी शक्ल पर, आपके DNA पर, आपकी बॉडी केमिस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आपके कर्मों में फर्क पड़ेगा। इसी तरह जब हम पारद के साथ क्रिया करते हैं, इसके बाह्य रूप में कोई फर्क नहीं आता, परंतु अंतर रूप में जो पारा विषनाशक, विष कारक है, वही विषनाशक या रोगनाशक हो जाता है। इस प्रोसेस को करने में करीब 9 महीना लगता है। इसके बाद ये आप सब लोग बड़े प्यार से जानते हैं कि तेलम तकरे गवाहों से आमन के चकुरस के, इसमें तांबे के तारों को लेके भट्टी में गर्म किया जाता है और फिर तिल के तेल में, गौमूत्र में, मट्टे में, त्रिफलेमर कुर्ती में इसको बुझाया जाता है। गंधक का थोड़ा आसान है, क्योंकि जब हम इतना 9 महीने का काम पारे के साथ करते हैं, फिर 7 दिन का तांबा बहुत आसान लगता है और 1 दिन का गंधक तो बहुत ही आसान है। गंधक को घी के साथ पिघला के फिर त्रिफले में बुझो लेते हैं, तो ये गंधक की शुद्धि होती है। और जब इन सब की शुद्धि हो जाती है तो पारद में तांबे को मिला के फिर गंधक डाल के इसकी कजली बनती है। और कजली बनने के बाद इसमें नींबू का रस, जिसमें देवदाली और अपराजिता को भावित किया गया है, उसके साथ इसको ग्राइंडर में मंथन किया जाता है। यहाँ पर आप एक माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। आयुर्वेद में जो दवा बनती है, आयुर्वेद में लिखा हुआ था गुरु शिष्य परंपरा में कि जब तक गुरु बोलते थे घोटो, परंतु गुरु खत्म हो गए, शिष्य भी खत्म हो गए, अब सर हो गए और स्टूडेंट हो गए, टीचर एंड स्टूडेंट। अब एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर हो गए, तो यहाँ पर निष्ठा का थोड़ा अभाव हो गया, तो उसके लिए कोई मानक नहीं रहा। हमने देखा कि जो दवा पिताजी बनाते थे
जो मैं बनाता था वो तो काम करती थी, परंतु जैसे ही हाथ बदले दवा ने काम करना बंद किया। थोड़ा खोजबीन के बाद पता चला कि ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये प्रोसेस भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, हाथ बदले हैं। जैसे गेहूं वही है, परात भी वही है, आटा भी वही है, चकला बेलन भी है, तवा भी है, चूल्हा भी वही है, पर बनाने वाला बदल गया और रोटी जल गई। इसी तरह आयुर्वेद की दवा बनाने में प्रोसेसिंग इम्पोर्टेंट है। अब प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करें, डबल रोटी की जगह ब्रेड कैसे बनाएं, तो हमने एक माइक्रोस्कोप लगाया। जो भी इसका मर्दन करता है, चाहे वैद्य बालेंद्र प्रकाश करते हैं, चाहे उनके बेटे करते हैं, चाहे उनके वर्कर करते हैं, चाहे मशीन करती है, हमने मानक बनाया कि हमारी जो मर्दन है, ये पार्टिकल साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा जो मर्दन है उसको इस लेवल तक करना है कि मोर देन 50%, 5 माइक्रोन से कम जब हो जाएंगे तब हम उसको खलने से बाहर निकालेंगे अग्रिम कार्रवाई के लिए। और जब वो ऐसा हो जाता है तब उसको सुखा के इन हंडिया में, देखो जहाँ शिव जी में डमरू है, एक हंडिया के ऊपर ऐसी हंडिया है, तो शिव की विद्या, शिव है तो डमरू है, शिव है तो विष है, शिव है तो पार्वती है, अग्नि है, ये सब चलती है। तो इसको गंधक धारण किया जाता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि पालन में गंधक धारण करना एक बहुत ही महत्व का काम है। शिव जी इससे प्रसन्न होते हैं और पारण में गंधक धारण करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। वाकई में अद्भुत है ये विवेचना, क्योंकि जैसे जैसे हम गंधक पारण में जानना करते हैं वैसे वैसे रोग नाशक शक्ति हो जाती है। परंतु यहाँ पर एक थ्रिल है कि जो चूल्हा आप देख रहे हैं मिट्टी का, जिसमें आग जल रही है, इसमें लकड़ी कौन सी? तो हमारे पिताश्री या तो अमरूद की लकड़ी जलाते थे, या आड़ू की लकड़ी जलाते थे, या कीकर की लकड़ी जलाते थे। मैंने कहा लकड़ी तो लकड़ी है, आम की क्यों नहीं, यूकलिप्टस की क्यों नहीं, वो तो सस्ती भी आती है, शीशम की क्यों नहीं? परंतु वो कहते थे नहीं, इसके लगाओ। मेरे मन में एक वैज्ञानिक पक्ष भी है, BSc पास किया हुआ है, तो इसके पीछे रहस्य क्या है। और जब हमने इसमें हीट सेंसर्स लगाए तो बिल्कुल बात समझ में आ गई कि ये तीनों लकड़ियाँ बंधी हुई आग देती हैं 360 डिग्री से लेकर 420 डिग्री तक का, बाकी की फ्लेम की चीज़ें होती हैं। तो इस दवा को बनाने में 380 से 360 से 380 400 तक का टेम्परेचर इसका मेंटेन रहना चाहिए। हमने इसके जो हीट सेंसर लगाए थे, ये कंप्यूटर कंट्रोल फर्नेसेस बनाई। ये महंगी बहुत है, क्योंकि इसकी चूल्हा 500 रुपये का बन जाता है, ये एक फर्नेस 4 लाख रुपए की तैयार होती है। फिर इसको लगाने के लिए बिजली चाहिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। तो आज की तारीख में, क्योंकि हमारी छोटी सी प्रैक्टिस है, हम साल में 400-500 मरीजों की दवा बना पाते हैं, उन्हीं का इलाज कर पाते हैं, तो हम उसी परंपरागत तरीके से औषधियों को बना रहे हैं, परंतु टेक्नोलॉजी तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमने जब इसको टेक्नोलॉजी के साथ लगाया तो हरी और लाल लाइट बता रही है कि जो चूल्हे की क्या टेम्परेचर है और बिजली का टेम्परेचर दोनों का एक है, और दवाई की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है। जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, पारा भी आग पे उड़ जाता है, गंधक भी आग पे उड़ जाती है, परंतु इसमें हमें क्या करना है कि आग के ऊपर अग्नि देवता के सामने पारद और गंधक की समोचना करनी है। तो शुरू में 12 घंटे, फिर अगली बार 24 घंटे, फिर 36 घंटे, 48 घंटे, 60 घंटे, 72 घंटे करते करते लगातार 120 घंटे तक की जाना होती है, और धीरे धीरे गंधक अग्नि पर पारे के साथ उठने लगती है। यही गंधक जाने की घटना है, उससे जीजू होती है। परंतु जो पहला प्रोसेस हुआ है, इसको ठंडा होने को खोल लिया, नीचे पारा तांबा गंधक का समास है, ऊपर एक हंडिया में ये नलिका डमरू यंत्र है, गंधक लगेगी ऊर्ध्वपातिक, जिसको हम योगों में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक विशुद्ध गंधक है। अब दवा बन रही है, इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर हम क्या चाहते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है, इसके पीछे विज्ञान क्या है। कोशिश करते हैं कि शायद सरकार से हमें मदद मिले, सरकार से हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई। हाँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने करीब 50 लाख रुपए की हमारी मदद इसमें की थी, और हमने इसके लिए स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया, और इसके लिए हमने पार्टनरशिप की इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ISC के साथ, जिन्होंने हमारे पहले बैच से लेकर आखिरी बैच तक की विवेचना की, और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, जिनको हम बोलते हैं XRD, उसके द्वारा किया। आप देख सकते हैं कि पहली स्टेज में जो लाल रंग है
वो मरकरी दिखा रहा है और नीला रंग कॉपर दिखा रहा है। और धीरे 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 जैसे हम प्रोसेस करते गए उसमें से मरकरी गायब होता गया, फ्री कॉपर भी गायब होता गया और इसमें डिफरेंट मिनरल फॉर्म बन गए। ये एक बैच है। WHO की गाइडलाइन है कि आप कोई भी नई दवा बना रहे उसकी कम से कम 3 बैच बनाइए। तो दूसरे बैच में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला, तीसरे बैच में भी ये देखने को मिला। और जब हमने देखा कि अब क्या चीज है, तो ये जो अमर है ये इसका नॉमेनक्लेचर है। अब इसमें से काम क्या करना मेरे को नहीं मालूम, पर मेरे को ये मालूम है कि जो हमारी दवा थी जिसमें तांबा था, पारा था, रंजक था, जब ये 3 साल का काम हो गया तो इसमें कोई भी फ्री मेटल नहीं है। फ्री मेटल ही हमारी बॉडी के लिए नुकसान करते हैं। जैसे नमक में सोडियम और क्लोरीन अगर अलग अलग आ जाए, सोडियम भी जहर है और क्लोरीन भी जहर है, पर एक आइसोमॉर्फ पर जब वो मिलते हैं तो मरते हुए आदमी को सोडियम क्लोराइड से जान बचती है। तो ये जो अमर है ये खनिज तत्वों का संगम है। इसका आइसोमॉर्फ क्या है, इसमें अभी भी बहुत कुछ समझने को बाकी है, पर एक चीज अच्छी है कि इसमें कोई भी फ्री मेटल नहीं है। ये फार्मूला तैयार है जिसको पेटेंट के लिए भेजा जा चुका है। दृश्य औषधि के साथ एक तमगा लगा हुआ है। शिव जी के साथ जैसे संहार करता का लगा कि शिव जी सृष्टि को बनाते भी खत्म नहीं कर देते। भारत के साथ भी ऐसा है कि पारदेव योग कहाँ तो शिव है, परंतु भाई बहुत टॉक्सिक है। हाँ, बहुत टॉक्सिक है। शिव जी जब अकेले होते हैं तभी टॉक्सिक है, पर जब गंधक पार्वती के साथ हो जाते हैं तब वो क्रियात्मक ही करते हैं, वरदान ही देते हैं, जान ही बचाते हैं, ये सब करते हैं। तो भारत के साथ जब गंधक का हमारा मेल हो चुका है कई सालों तक के लिए, तब हमने इस योग को टॉक्सिकोलॉजी के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके द्वारा इसकी टॉक्सिसिटी एक मैसूर स्थित, एक इंटरनेशनली एक्रेडिटेड, जो इंटरनेशनली भी और नेशनली भी हमारी गवर्नमेंट बॉडी से एक्रेडिटेड है, वहाँ पर इसकी एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी कराई, जिसमें पता चला कि इस दवाई के अंदर अप टू 10 टाइम्स कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये भी हो गया कि आपने दवा को दोबारा बना लिया, आपने ये भी बता दिया कि सेहत है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या ये बाकी में फायदा करती है? ये दर्द ठीक करेगी, पेन किलर तो नहीं है, या किसी नस को पैरालाइज करके तो नहीं कर रही है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल चुना गया जिसमें L-आर्जिनिन एक केमिकल है जिसको कोई ताकत के लिए खाते हैं, कुछ एफ्रोडिसिक खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, प्रिजर्वेटिव में खाते हैं। उसके द्वारा चूहों में पैनक्रेटाइटिस पैदा की गई और वही मैसूर स्थित इंटरनेशनली एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक कंट्रोल स्टडी की, और कंट्रोल स्टडी करने के बाद जो 2 स्टडी की गई और इनको 2 डिफरेंट डोजेस शेड्यूल दिए गए। एक को हर्बोमिनल फॉर्मुलेशन प्लस L-आर्जिनिन अलग अलग डोज पे दी गई, और यहाँ देखने में आया कि जिस ग्रुप में हर्बोमिनल फॉर्मुलेशन दी गई, और ये लास्ट ग्रुप है प्रेडनिसोलोन का जो कि नॉन एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो जिस ग्रुप में ये आयुर्वेदिक दवा दी गई 3 mg पर 6 mg से कम, वहां पर तो उसने काम किया, पर जैसे जैसे भी डोज बढ़ी इसका असर कम होता चला गया। तो ये 21 दिन का ट्रायल था। हमको पता चला कि आयुर्वेदिक जो दवाई है हर्बोमिनल फॉर्मुलेशन है, ये सिग्निफिकेंटली पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव है। परंतु जो प्रेडनिसोलोन ग्रुप है, फायदा तो इसमें भी था, पर 14 दिन के बाद सारे चूहे मर गए, तो इसलिए इसमें वो ट्रायल पूरा ही नहीं हुआ। पर हम थोड़े चकित थे क्योंकि ये हमारे लिए पहली बार था कि हम एक ऐसी दवा का जो क्लिनिकली फायदा कर रही थी, एक्सपेरिमेंटल मॉडल में भी वो पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी दिखाती थी। परंतु हैरानी की बात ये थी कि जहाँ पर डोज बढ़ी इसका असर कम हो गया, और जब डोज कम हुई वहाँ भी असर कम नहीं हुआ। तो एक दूसरी स्टडी की गई और जिसका रिजल्ट ये है कि 3 से 4 mg तक, 3 mg भी दिया गया, 4 mg पर कीजिए दिया गया, इन दोनों पर इसके पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी दी गई, परंतु उसके बढ़ते ही और इससे कम होते ही इसका नहीं दिया। अब हमारे पास 2 प्रमाणिक स्टडी हो गई कि पारा, तांबा और गंधक के योग से, अपराजिता, देवदारी और नींबू के रस के संयोग से अग्नि पर बनी हुई जो दवा है, जो भारत के गंधक जरण के सिद्धांत पर है, वो दवा एक पर्टिकुलर डोज पर पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रखती है। कि हमें चूहों से पता चला
और इसके साथ हमारे पास 970 मरीजों का 945 मरीजों का एक डेटा भी है, जिससे हम बता पा रहे हैं कि ये दवा इस पर फायदा करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल क्लियर है कि अमर जो है पैनक्रियाज की जो बीमारी है पेनक्रियाटाइटिस, लाइलाज बीमारी है दुनिया में, उसको ठीक करने में कामयाब है। अब इसके लिए और साइंस जोड़नी है। हमने एक कमेटी जो फॉर्मर DGI से माना डॉक्टर के कटोर, उनके अंडर में कुछ साइंटिस्टों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, आयुर्वेदिक के लोगों के साथ मिलकर कमेटी बनाई है, जिसमें कि एक रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल लेके जाएं। हो सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में 20,000 मरीजों का इलाज करूं, और उसकी कोई कीमत नहीं है जब तक हम प्रूफ ऑफ एफिकेसी स्टडी नहीं करेंगे। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के सांख्यिकी डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हेड और एक बम्बई में बहुत बड़ी जो कंपनी है उसके जो स्टैटिशियन है, उन दोनों ने इसके सैंपल साइज निकाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन में फ़ायदा होता है कि 7 लोगों को ये दवा दी जाए, 7 लोगों को एलोपैथिक दवा दी जाए, तो प्रूफ ऑफ एफिकेसी स्टडी बहुत जल्दी एक कॉम्पिटेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ शुरू होने वाली है। इस बीच में हम अपने काम को दुनिया के विभिन्न फोरम पर पेश कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले 2018 में हमने सबसे पहले अमेरिका में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अपने काम को पेश किया। नेक्स्ट। और ये डेमोग्राफी का पोस्टर दिया, जहाँ पर ये है कि हमारे काम करने वाली एक साइंटिस्ट ने इसको पेश किया। फिर इसके बाद सैन फ्रांसिस्को में एक वर्ल्ड कांग्रेस है डाइजेस्टिव की, हमने पुनः अपने कार्य को पेश किया। और ये है पिछले साल नवंबर में हवाई में एक मीट थी, 50वीं जॉइंट मीट अमेरिकन पैनक्रियाटिक एसोसिएशन और जापान पैनक्रियास सोसाइटी की। यहाँ पर करीब 1200 दिग्गज, और ये सब लोग थे हेपेटिक, बाइलरी और पैनक्रियास एक्सपर्ट्स। इन 1200 लोगों में मैं इकलौता नॉन एलोपैथी पर्सन था, भारतीय था, और जो 620 शोध पत्र यहाँ पर सबमिट हुए थे, उनमें जो 50 शोध पत्र सेलेक्ट हुए थे, उसमें हमारा भी एक नाम था। तो ये पोस्टर जब वहाँ गया तो मेरे साथ खड़े हैं अमेरिकन पैनक्रियाटिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी और उनके सहयोगी। इन्होंने केवल एक ही चीज़ बोली कि यूनिक एंड रिच विद कंटेंट एंड वॉल्यूम। हमने इसको पैनक्रियाज नाम का जो जर्नल है उसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे हुआ है, और हमने इस शिव विद्या का, रस विद्या का, इसका पहला रेफरेंस पैनक्रियाटाइटिस के इलाज में हमने पेश किया है। तो ये हमारी अभी तक की अचीवमेंट है, जिनको हमने पब्लिकेशन के बारे में रिसर्च गेट पर अगर आप जाएंगे, वैद्य बालाजी प्लस टाइप करेंगे, तो आपको ये सभी शोध पत्र पढ़ने को मिलेंगे। और ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, इसके बारे में इस स्लाइड के द्वारा आपको सारे रेफरेंस मिलेंगे। यदि आप लोगों को PPT चाहिए तो आप अपना ईमेल ID मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम इस PPT को आपको दे सकते हैं। वैसे भी मेरे फेसबुक पर समय समय पर हम PPT की वीडियो डालते रहते हैं। आज की भी वीडियो कल तक हम डाल देंगे, इसको आप देख सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, लखन साहब का स्पेशली, कि उन्होंने आज के इस लॉकडाउन पीरियड का जो कि पूरी दुनिया में है उसका एक सदुपयोग किया। और मेरे पास भी समय है, आप लोगों के पास भी समय है, हम लोगों ने संवाद किया। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि नेपाल का जो ताम्र है, जब हम ताम्र की बात पढ़ते हैं